Good evening, everyone. Tell me, how are you? I know you all are in stress as the dates for the board exams have been announced. Please don't worry, my dear. मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुके हैं और आप सभी काफ़ी स्ट्रेस में हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरी मेहनत के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा। आपको YouTube पर रोज़ वीडियोस मिलेंगे और आपके क्वेश्चंस आंसर सब पूरे करवाए जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक कविता पढ़ाता हूँ रेनबो पार्ट 2 से। आपकी पहली कविता है स्वीडिश लव आई डू नॉट गो, जिसकी रचना जॉन डोन के द्वारा की गई है। तो आइए हम सबसे पहले जॉन डोन के बारे में कुछ जानते हैं। अभी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो चलो देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, जॉन डोन वॉज बॉर्न इन 1572। ध्यान देना, इसमें क्या कहा गया है, जॉन डोन वॉज बॉर्न इन 1572। जॉन डोन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ही डाइड इन 1631। उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। तीसरा पॉइंट देखो, ही वॉज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स। वे मेटाफिजिकल पोएम्स की शुरुआत करने वाले थे, यानी पायोनियर्स थे। पायोनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाले। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, एक खुशहाल रोमन कैथोलिक परिवार में। चलिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, द देन इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक। उस समय का जो इंग्लैंड था वह कैथोलिक लोगों का विरोधी था, यानी वो एंटी कैथोलिक था। तो हुआ क्या था ना, सो जॉन डोन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। क्या हुआ था ना कि जॉन डोन को जबरदस्ती क्या किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके रिलीजन के कारण, उनके धर्म के कारण। ठीक है ना। क्यों? कौन सा धर्म था उनका? चूंकि वो कैथोलिक परिवार से थे, कैथोलिक फैमिली से थे, और उन दिनों का जो इंग्लैंड था एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक लोगों का विरोधी था। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और पढ़ाई करना था इनको, लेकिन ये जो इंग्लैंड वाले थे, चूंकि उनकी बाहुल्यता थी एंटी कैथोलिक वालों की, तो उन लोगों ने इन्हें जबरदस्ती हटा दिया। कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अगला, ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। देखो, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, he also participated in 2 naval expeditions। उन्होंने नेवी के 2 अभियानों में भी भाग लिया and became secretary to a powerful noble। और एक पावरफुल नोबल के सेक्रेटरी बन गए। lost his job and was also sent to prison for secretly marrying his patron's niece। देखो क्या हुआ ना कि उन्होंने अपने पेट्रन की नीस के साथ, अपने पेट्रन का मतलब होता है संरक्षक, संरक्षक की भतीजी के साथ उन्होंने चुपके से शादी कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी नौकरी भी चली गई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसलिए क्या लिखा गया, ही लॉस्ट हिज जॉब। उन्हें अपना जॉब भी खोना पड़ा, उनकी नौकरी भी चली गई, एंड वाज आल्सो सेंट टू प्रिजन। और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। क्यों? तो फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रन्स नीस, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चुपके से अपने पेट्रन के, अपने संरक्षक की भतीजी के साथ शादी कर ली थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1615 ईस्वी में, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 42 वर्ष की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन।
जॉन डोन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब प्रवचन देने का कार्य स्वीकार कर लिया। कहाँ, तो इन दी एंग्लिकन चर्च। समझे ना क्या हुआ इसका? In 1615, at the age of 42, Don accepted ordination in the Anglican Church. 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में जॉन डोन ने क्या किया, अंग्रेजी चर्च में यानी एंग्लिकन चर्च में प्रवचन देने का कार्य स्वीकार कर लिया या फिर वो पादरी हो गए। अगला पॉइंट देखिए, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। देखो इसमें एस छूट गया है, प्रीचर में एस लगा लेना, ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, यहां एस लिख लेंगे। एंड सून बिकेम, और जल्दी ही बन गए क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और जल्दी ही अपने समय के महानतम प्रीचर्स में से या उपदेशकों में से एक बन गए। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं क्या, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, एनालिसिस एंड सरमन्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स रचनाएं हैं, याद रखना। सैटायर्स और एलिजीज का मतलब है शोक गीत, सैटायर्स का मतलब होता है व्यंग्य, और सरमन्स का मतलब होता है प्रवचन। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता का जो पहला स्टेंजा है, जिसमें जॉन डोन अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, अपनी बिलवेड से कहते हैं, उनकी बिलवेड का नाम है एनी मोर। तो एनी मोर से वो कहते हैं कि अब मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। तो इस पर एनी मोर कहती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया न देते हुए बस ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। आइए हम पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं क्या कहते हैं। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। देखिए क्या कहा गया इसमें। जॉन डोन अपनी प्रेमिका से कहते हैं, स्वीटेस्ट लव, ओ मेरी प्रियतमा, ओ मेरी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, यानी मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब है थकान। मैंने इसमें वर्ड्स भी दे दिए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, इसका मतलब है आपसे थकने के कारण। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, ओ मेरी प्रियतमा, ओ मेरी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूं या उब चुका हूं। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और न ही मैं इस आशा में हूं कि संसार मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रेम दे सकेगी। क्या है, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, मैं इस आशा में भी नहीं हूं कि संसार मुझे दिखाएगी, संसार मुझे देगी तुमसे भी ज्यादा प्रेम, a fitter love for me। फिर आगे कहा गया, but since that I must die at last, लेकिन चूंकि मुझे तो एक दिन मरना ही है, so इसलिए क्या कहा, it's best to use myself in jest। इसलिए कभी कहता है कि चूंकि मुझे तो एक दिन मरना ही है, इसलिए मैं अपने आप को जेस्ट में रखना चाहता हूं, अब मैं अपने आप को आनंद में रखना चाहता हूं। तो प्रश्न ये है कि कभी अपने आप को जेस्ट में क्यों रखना चाहता है, कभी अपने आप को आनंद में क्यों रखना चाहता है, और क्या उसे अपने प्रेमिका के साथ आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी जो किसी दूसरे आनंद की खोज में है। इसलिए क्या कहता है कभी, but since that I must die at last, it's best to use myself in jest, thus by fen deaths to die। इसलिए कह रहा है कि चलो चूंकि मुझे तो एक दिन मरना ही है, इसलिए अब मैं अपने आप को जेस्ट में रखना चाहता हूँ, आनंद में रखना चाहता हूँ, इसलिए thus by fen deaths to die, इसलिए चलो मरने का खेल खेलते हैं, है ना, कि मरने का खेल खेलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बताना चाहते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूं, इससे हम दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, अलग होंगे, और अलग होना भी हम दोनों के लिए मृत्यु के ही समान है। क्योंकि यदि हम दोनों चूंकि इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम में से अगर कोई एक भी एक दूसरे से बिछुड़ जाएगा ना, तो हम दोनों के लिए यह मृत्यु के ही समान ही तो होगा। इसलिए अब मैं अपने आप को जेस्ट में रखना चाहता हूं, अब मैं अपने आप को
आनंद में रखना चाहता हूं। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। कवि कहते हैं, यस tonight the sun went hence and yet is here today। कवि कहता है कि कल रात सूर्य चला गया, and hence and yet is here today, और लेकिन फिर वो वापस आ गया। क्या इससे क्या बताना चाहता है कवि? कि जैसे कल सूर्य रात में चला गया और फिर वापस आ गया, वैसे ही मैं भी जाऊंगा और वापस आऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कवि ने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर थोड़े दुख के भाव देखे हैं, उसे कष्ट में देखा है और उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका को सांत्वना देता है ऐसा कहते हुए कि यस टुनाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कल रात सूर्य चला गया और फिर से वापस आ गया। लेकिन कहता है ही हैथ नो डिजायर नॉट सेंस, लेकिन कहता है कि उसके पास न तो कोई डिजायर है, इच्छा है, और न ही उसके पास कोई सेंस है, कोई दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए कहता है नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, और न तो आधी दूरी भी है। तो देन फियर नॉट मी, तो तुम्हें मेरे बारे में डरने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए डरने की बात नहीं है। बट बिलीव, विश्वास करो कि that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he। कभी कहता है कि बस विश्वास करो कि मैं स्पीडियर जर्नीज करूंगा। किससे स्पीडियर? मतलब सूर्य से भी, मैं सूर्य से भी तीव्रतर यात्राएं करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि since I take more wings and spurs than he, क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा बड़े बड़े विंग्स हैं, पंख हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े बड़े लक्ष्य हैं, इसलिए मैं सूर्य से भी तीव्रतर यात्राएं करूंगा और मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। तीसरे स्टेंजा में कहते हैं कवि, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल का मतलब है कमजोर। ऐसा वर्ड्स हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति तो देखो कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य समाप्त हो जाए। क्या कहा गया? ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओ देखो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य समाप्त हो जाए, सौभाग्य के दिन चले जाएं, तो क्या होगा? कैन नॉट एड अनदर आवर, तो हम उसमें अनदर आवर, एक पल भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी फॉर्चून का समय चला जाए, सौभाग्य के दिन समाप्त हो जाए, तो जितने दिन तक सौभाग्य रहना है, अच्छे दिन जितने समय तक रहने हैं, अगर वो समाप्त हो जाए तो मनुष्य के वश की बात नहीं है कि उसमें एक पल भी आगे बढ़ा सके। इसलिए कभी कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति तो देखो कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य समाप्त हो जाए तो कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना, कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें एक घंटा भी नहीं बढ़ा सकता है। यानी कहना चाहता है कि एक पल भी नहीं बढ़ा सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो घंटे बीत गए हैं, जो पल बीत गए हैं, उन बीते पलों को भी वो वापस नहीं ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा वक्त आता है, ठीक है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो मनुष्य क्या करता है? बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, और हम क्या करते हैं? इसमें अपनी शक्ति झोंक देते हैं। बुरा क्यों? अपनी शक्ति कैसे झोंक देते हैं? कि बुरे के बारे में और भी बुरा बुरा सोचते रहते हैं, उस खराब समय के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, इसलिए हम अपनी शक्ति ही उसमें झोंक देते हैं। क्या कहा? बट कम बैड चांस, और बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, और हम उसमें अपनी ताकत लगा देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे और भी ज्यादा हम मजबूत बना देते हैं। मतलब उस बुरे पल को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं और अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। itself over us to advance, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। When thou sighest, देखो कभी कहता है
अपनी प्रेमिका को, when thou sighest not wind but sighest my soul away, जब तुम सिसकती हो तो क्या होता है, thou sighest not wind, तुम्हारी जो साय है, तुम्हारी जो सिसक है, हवा के साई साई नहीं है। when thou sighest not wind but sighest my soul away, बल्कि यहां कहना चाहता है कवि कि जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलती है, बल्कि क्या होता है, बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि क्या करता है, मेरे अपने मुंह से तुम लगता है कि हवा ना छोड़ करके बड़ी आत्मा ही निकाल देते हो। क्यों भाई? क्योंकि मैं तुझ में हूं समाया, जब तुझ में हूं मैं समाया तो तुम मुझे ही निकाल देते हो, हवा नहीं छोड़ते हो, मुझे ही निकाल देते हो, मेरी आत्मा ही उड़ा देते हो। इसलिए कहता है कभी, when thou sighest not wind but sighest my soul away, लेकिन कभी कहता है when thou weepst unkindly kind, लेकिन जब तुम रोती हो तो क्या होता है, unkindly kind, बुरी तरह से जब रोती हो तो क्या होता है, my life's blood doth decay, मेरा जो जीवन रुधिर है लगता है वही समाप्त हो गया है। It cannot be, ऐसा नहीं हो सकता है, that thou lovest me as thou said, तो मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। कैसे भाई? क्यों? क्योंकि मैं तुझ में समाया हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे अगर अलग होता हूं एक पल के लिए भी तो मेरे लिए मृत्यु के समान है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान ही होती है, लेकिन जब तुम सिसकती हो तो क्या होता है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सिसकते समय हवा नहीं निकाल रही हो, बल्कि मेरी आत्मा ही उड़ा दे रही हो। और जब तुम रोती हो बुरी तरह से तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन रुधिर ही समाप्त हो गया है। इससे ये लगता है ना कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। अगर प्रेम करती मुझसे तो तुम ऐसा नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से मेरी आत्मा ही निकल जाती है, मैं ही मर जाता हूं। इसलिए कह रहा है इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट thou lovest me, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, as thou sayest, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो। आगे देखते हैं, if in thine my life thou west, thou art the best of me, कह रहा है कि यदि तुझ में मेरा जीवन है, if in thine my life, यदि तुझ में मेरा जीवन है, तो thou west, तो तुमने बर्बाद किया है। क्यों भाई? क्योंकि thou art the best of me, क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो, है ना, क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो तो लगता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया। आगे देखते हैं, अगला देखो, कभी अब फिर से अपनी प्रेमिका को मनाते हैं ये कह करके कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचो। कहते हैं let not thy divining heart forthink me any ill, कभी कहते हैं कि तुम्हारा जो दैवीय हृदय है, तुम्हारा जो हृदय है, देवी वाला जो हृदय है, मेरे बारे में कुछ बुरा न सोचे। For think me any ill, मेरे बारे में कुछ बुरा न सोचे। फिर कह रहा है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी का मतलब है भाग्य, भाग्य अपना रुख बदलेगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य अपना रुख बदलेगा और क्या होगा, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारे जो फियर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। क्या कवि कहता है कि क्या पूरे हो जाएंगे? डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, देखो तुम ऐसा बुरा बुरा सोच करके तुम अपने ऊपर हावी कर रहे हो बुराई को। और ऐसा सुना है हमने कि अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही चीज को सोचता है तो एक समय आता है कि वो पूरा हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम सोच रही हो वही सही हो जाए। तो प्रश्न ये है कि प्रेमिका क्या सोच रही है? प्रेमिका यही सोच रही है कि कहीं ये जा रहा है और ये मुझे बता भी नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो शायद अगर वो वहां जाए तो इसे कहीं दूसरी प्रेमिका न मिल जाए, और इसी आशंका में है। इसीलिए पहले ही स्टैंजा में कवि ने कहा है sweetest love I do not go for weariness someday, nor in the hope the world can show a fatal love for me,
यही कह रहा ना, इट्स सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कभी कहता है इसमें कि मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेमिका, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थका हूं या उबा हूं, और न ही मुझे किसी दूसरी प्रेमिका की तलाश है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से ये लगता है कि उसकी प्रेमिका को ये दुख है, उसकी प्रेमिका को ये डर है कि कहीं ये मुझसे उब तो नहीं चुके हैं, कहीं ये मुझसे थक तो नहीं चुके हैं, कहीं ये जा रहे हैं तो शायद इन्हें कोई दूसरी प्रेमिका मिल जाए जो मुझसे भी खूबसूरत हो और तब मुझे छोड़ देंगे। संभवतः ऐसा माना जाता है कि कभी जर्मनी की यात्रा कर रहे हैं, इसमें क्लियर नहीं किया गया है। तो ठीक है ना। तो यहाँ इस स्टैंजा में कह रहे हैं कभी कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। देखिए ध्यान से, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कि ऐसा लगता है कि तुम बार बार ऐसा सोचती रहोगी तो वो जो भाग्य है वो क्या होगा, अपना रुख बदल लेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारे जो डर हैं कहीं वो पूरा सही ना हो जाए। तो ऐसा मत करो, बस क्या करो, बट थिंक दैट, ऐसा सोचो कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, ऐसा सोचो कि बस हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं और नींद लेने के लिए बस हम लोग इधर उधर हो गए हैं। मैंने अपना करवट बदल लिया है और तुमने भी अपना करवट बदल लिया है। इसलिए कभी कहता है कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, सोचो कि हम लोग अलग अगल बगल ही एक ही बिस्तर पर सोए हैं। इसलिए अंत में कहता है कभी, ऐसा क्यों कहता है पता चला, ऐसा इसलिए कहता है कभी कि एक ही बिस्तर पर सोए हैं नींद लेने के लिए, एक समय आएगा कि फिर हम मिलेंगे, सुबह होगी फिर एक दूसरे को हम मिलेंगे। इसलिए यहां दिखाना चाहता है कि कभी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और जल्दी ही वापस आऊंगा और हम दोनों मिलेंगे। इसलिए अंत में कहता है कभी, दे हु वन अनदर कीप, जो कोई भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अलाइव नेवर पार्टेड वी, जीवित रहते हुए कभी अलग नहीं हो सकते हम। तो यही थी कविता। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, सुनिए, समझिएगा, और अगले वीडियो में आपको इसकी समरी, इसके क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।